हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग एमएमआर को डिस्कस कर रहे थे, एमएमआर के चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों का मॉइल का एग्जामिनेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम रफ्तार को बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमआर 1961 का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मशीनरी एंड मटेरियल, सॉरी, मैन एंड मटेरियल, और इसको कहते हैं हॉलेज। हॉलेज, तो बेसिकली हॉलेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग हॉलेज पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला रेगुलेशन है, जिस रेगुलेशन नंबर है रेगुलेशन नंबर 95, इसमें बताया गया है हॉलेज रोडवे। हॉलेज रोडवे के बारे में बताया गया। अब एक चीज आप ध्यान से सुनो और समझो। देखो ऐसा है, अगर मैं रोड कहता ना, तो रोड का मतलब है कि खुली आसमान के नीचे कोई सड़क, कोई खुली आसमान के नीचे सड़क है तो उसको हम लोग रोड कहेंगे। लेकिन अगर हम रोडवे की बात करते हैं, अगर हम रोडवे की बात करते हैं, तो अगर टनल के अंदर कोई सड़क हो, या तो अगर माइंस के अंदर कोई सड़क हो, या तो बेसिकली माइनिंग के अंदर कोई सड़क हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोडवे बोलते हैं। अंडरग्राउंड माइंस के अंदर अगर कोई सड़क हो तो उसको हम लोग रोडवे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलेज रोडवे, फिर आप पढ़ोगे ट्रैवलिंग रोडवे। तो ये सब अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रोडवे कह के संबोधित करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हॉलेज रोडवे आप समझ गए हैं कि जिसमें हॉलेज चलता है। तो हॉलेज जनरली कितने टाइप के होते हैं? हॉलेज जनरली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज। अगर हम ड्रॉप हॉलेज की बात करें, ठीक है, हॉलेज हमारा देखिए, एक काम करिए, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। चूंकि आपका एग्जामिनेशन सामने है, तो एक जो पढ़ा चुका हूं चीजों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएगा, यहाँ पे एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक करके मैंने एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर का आपको ओपन करना है क्लिक करके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, और यहाँ से व्यू कर सकते हैं। फोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आपको अंडरग्राउंड माइन मशीनरी समझाया। तो अंडरग्राउंड मशीनरी को अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें मैंने हॉलेज सिस्टम को बहुत ही डिटेल में समझाया, ठीक है। तो इस अगर चैप्टर को आप पढ़ लोगे तो डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज, इंडलेस ड्रॉप हॉलेज, ग्रेविटी ड्रॉप हॉलेज, मैन एंड टेल ड्रॉप हॉलेज, साथ ही साथ जो बिना ड्रॉप वाला हॉलेज होता है, जैसे लोकोमोटिव हो गए, माइन ट्रक हो गए, ये सब के बारे में मैंने ये अंडरग्राउंड माइन मशीनरी पार्ट 1 2 3 देख लोगे तो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड माइन मशीनरी क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जाके 2-3 घंटा लगा दो इसको और पूरा कंप्लीट कर लो। एक डेढ़ एक्स्ट्रा टॉपिक वाले पोर्शन को आप छोड़ना नहीं। देखो अभी सवाल ये है कि मॉइल का एग्जाम बच्चों का आ गया है, तो अभी करे क्या? तो देखो, जो पढ़ चुके हो ना उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। आज मैं नोट्स डाल दूंगा, जितने भी नोट ये वाले पोर्शन है लेजिस्लेशन वाले, जैसे माइंस एक्ट का डाल दूंगा, माइंस रूल का नोट्स डाल दूंगा, एमबीटीआर का, रेस्क्यू का, क्रैच का, पिटहेड बात का, ये सब का मैं नोट्स डाल दूंगा। इवन माइंस एक्ट, माइंस रूल का बेसिक सब कुछ डाल दूंगा इसका, ठीक है। ईएमटी वगैरह का तो मैं, जैसा कि मैंने क्लास में कहा था कि आपको लगातार लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है। एमएमआर का जितना पोर्शन बचा हुआ है उस पोर्शन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर नंबर 9 तक मैं पढ़ा चुका था, चैप्टर नंबर 10 पे मैं आया हूँ। धीरे धीरे करके जितना हो सकता है क्लियर करूंगा। मॉइल का एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा इसका उम्मीद नहीं था। अचानक से एग्जामिनेशन दे दिया गया है। पहले के रूटीन को देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 5 दिन पहले ही बताया गया है नोटिफिकेशन में कि आपका एग्जाम है। ऐसा हुआ नहीं है। जब भी बताया गया कम से कम 15 दिन पहले, 10 दिन पहले बताया गया है, और प्रॉपर 3 महीने का टाइम होता था फॉर्म भरने के बाद का। इस बार उतना टाइम आपको नहीं मिला है। तो फिर भी जितना आपका समय है, क्योंकि मैंने आपको पूरा पोर्शन कवर करा चुका हूं, आप मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। आप एडेड ये वीडियो लेक्चर सेक्शन में जाओगे, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जाके आपने देखा, अगर किया होगा, ईएमटी वॉल्यूम 1 में पूरा डाल चुका हूँ, ईएमटी वॉल्यूम 2 पूरा डाल चुका हूँ, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों। ईएमटी वॉल्यूम 3 में पूरा डाल चुका हूँ। मेथड ऑफ माइनिंग, ये जो है ना, ये मेटल माइनिंग का पूरा स्पेशल टॉपिक्स है, इसमें मैंने पूरा डाल चुका हूँ। यहाँ से अगर आप शुरू करोगे ना, ठीक है, माइनिंग मेथड का टर्मोलॉजी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, फाइनल पार्ट, उसके बाद उसका नोट्स भी डाला हूँ, फिर टाइप ऑफ और ये सब करते हुए जितने मेथड्स होते हैं मेटल माइनिंग के, पूरा डिटेल में मैं डाल चुका हूँ। तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल चुका। जब मैं लाइव क्लास लेता था ना तो 4 और 5 बच्चे आते थे, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर करके डाला हूँ।
ताकि आपका टाइम जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो इसके लिए। तो पूरा पोर्शन मैं डाल चुका हूं बाबू, आप पहले जाकर देख लो, मेरा तरफ से पूरा क्लियर है आपका। एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक, मेथड ऑफ वर्किंग, जूलॉजी, एमबीटीआर, रेस्क्यू रूल, क्रैच रूल, ये सब कुछ मैं डाल चुका हूँ। खाली एमएमआर का कुछ पोर्शन बचा रह गया है, उसको मैं कवर कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अब डायरेक्टली हम आते हैं टॉपिक पे। तो हम आपको पढ़ा रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल के बारे में मैंने डिटेल में बताया, इसलिए अभी सिर्फ एमएमआर के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हॉलेज रोडवे, हॉलेज रोडवे बेसिकली क्या क्या पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हॉलेज रोडवे में बेसिकली एक या एक से अधिक रास्ता काम में आता है, तो उस केस में हमको स्टॉप ब्लॉक लगाना पड़ता है, स्टॉप ब्लॉक लगाना पड़ता है। स्टॉप ब्लॉक के साथ साथ हम लोग रन अवे स्विच भी लगाते हैं, रन अवे स्विच भी लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप ब्लॉक एंड रन अवे स्विच, ये दोनों का हमको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टॉप ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, एक फाटक जैसा होता है, जैसे रेलवे में फाटक होता है ना क्रॉसिंग, वैसे एक फाटक जैसा होता है, ताकि अगर टब माइन के एंट्री पे, यानी कि जो हॉलेज रास्ता इंक्लाइन है, अगर टब गाड़ी वहीं पे अगर गलती से पीछे बैक हो रहा हो, ढलक रहा हो, तो वहीं पे उस स्टॉप ब्लॉक में टकराए और वहीं पे रुक जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्टॉप ब्लॉक मान के चलिए कि प्रेशर से आया और लकड़ी का ये जो स्टॉप ब्लॉक है पूरी तरह से टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उस केस में हम लोग रनअवे स्विच लगा के रखते हैं। रनअवे स्विच क्या होता है, बेसिकली जो टब गाड़ी होता है ना, उसका जो रेल होता है, ठीक है, टब गाड़ी में जो रेल लगाया जाता है, जो ट्रैक लगाया जाता है, ये ट्रैक कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ इस टाइप के रहता है, ठीक है, ये सीधा ही गया और उसके बाद सामने से रहता है। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको लीवर से कनेक्टेड रहता है और इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के लिए लीवर दबाते हैं तो ये ज्वाइन हो जाता है, फिर पटरी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पटरी कंप्लीट हो जाता है, ओके। लेकिन यही वाला अगर मान लीजिए लीवर खोल देंगे तो कैसा हो जाएगा पटरी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। पटरी कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे यार देखो पटरी कैसा हो जाएगा, फिर आपका पटरी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो अब क्या देख रहे हो, एक तरफ से पटरी खुल गया अब साइड से, अब यहां से जब टब गाड़ी पार होगा ना पूरा स्पीड में, तो पलट जाएगा टब गाड़ी और यहीं पे खत्म हो जाएगा टब गाड़ी, पलट उलट के इधर ही नहीं पड़ जाएगा, माइंस के नीचे नहीं जाएगा, अंडरग्राउंड माइंस में ज्यादा पोर्शन में नहीं जाएगा, आदमी जहाँ पे काम कर रहा है वहां नहीं जाएगा, आदमी को डैमेज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच। तो कहा गया है कि स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच को इंटर कपल करके रखा जाता है, इंटर कपल करके, मतलब दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों एक साथ खुलते हैं। जैसे स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच दोनों एक साथ लगते हैं और एक साथ खुलते हैं, अगर हम फाटक उठा देंगे तो ऑटोमेटिकली रनवे स्विच कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच, स्टॉप ब्लॉक प्लस रनवे स्विच, कहा गया है कि स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, बीच की दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको मैं बता देता हूं कि इसकी बीच की दूरी क्या होगी। जैसे मान के चलिए आप टब गाड़ी जो कनेक्ट करते हो, एक बार में मान के चलिए कि आप 5 टब गाड़ी कनेक्ट करते हो, एक बार में मान के चलिए कि आप 5 टब गाड़ी कनेक्ट करते हो और पांचों का लेंथ हो जा रहा है 10 मीटर। कितना हो जा रहा है, पांचों का लेंथ मिला के कंप्लीट हो जा रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो आपका जितना सेट ऑफ टब है, सेट ऑफ टब का जो लेंथ है, सेट ऑफ टब, चाहे आप जितना भी टब रखिए, जितना आप मैक्सिमम टब लेके चलते हैं एक साथ कनेक्शन में, मान के चलिए अगर 10 टब लेके चलते हैं और उसका 10 मीटर हो जाता है, 10 टब मान लेते हैं, 10 टब का लंबाई टोटल 10 मीटर हो जाता है, तो सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेट ऑफ टब मान के चलिए 10 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 10 अब प्लस 10 मीटर एक्स्ट्रा यानी कि 20, यानी कि 20 मीटर होना चाहिए दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। ऐसा मैं कैसे बता रहा हूँ, एग्जांपल से, लेकिन आपको जो आंसर करना है वो क्या करना है, सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर आपको आंसर में दिया रहेगा, आपको ये टिक करना होगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था। इंटर कपल करके रखते हैं, और इंटर कपल के लिए आप किससे परमिशन लेते हैं, तो इंटर कपल करने के लिए, इंटर कपलिंग करने के लिए आपको आरआई साहब से परमिशन लेना पड़ता है, आरआई साहब को बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, चलिए हम लोग सेफ्टी डिवाइस को देख ही लेते हैं, अगर खुल ही गया है तो देख लेते हैं। बेसिकली ड्रैग क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, ड्रैग क्या होता है। ओके देखिए ऐसा है कि जो टब गाड़ी होता है ना, जो आपका हॉलेज होता है, जो आपका टब गाड़ी होता है, जिसको आप टब कहते हैं, ठीक है।
इसके जो एक्सेल होते हैं, इसके जो एक्सेल होते हैं यानी जो चक्का होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्सेल बोलते हो, ये चक्का होता है, इसके बीचों बीच में एक कुछ इस प्रकार के साधन लगे होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा नुकीला टाइप का रहता है और इस टाइप के वो साधन लगे होते हैं, इसको बोलते हैं बैक स्टे, इसको बैक स्टे भी बोलते हैं, इसको ड्रैग भी बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको पहलवान, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पहलवान कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब कभी भी अगर मान के चलिए टब गाड़ी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, अचानक से रास्ता टूट गया, रास्ता टूट गया तो ये पीछे आने लगा, पीछे आने लगा, यानी जो असेंडिंग टब है, असेंडिंग टब है यानी जो ऊपर जाने वाला टब है, अचानक से अगर टूट के नीचे आने लगेगा तो उस केस में उसको बैक स्टे यानी कि ड्रैग यानी कि पहलवान बचाता है, पहलवान रुकता है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन यही वाला अगर ये तो किस केस में है, ये ड्रैग पाया जाता है अगर डायरेक्ट हॉलेज है, तो अगर डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज है तो उसी केस में हम लोग ड्रैग या बैक स्टे लगाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर डायरेक्ट की जगह पे इंडलेस रॉप हॉलेज है, अगर इंडलेस रॉप हॉलेज है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कुछ ऐसा होता है कि इंडलेस रॉप कॉलेज में जो आपका दो स्लीपर है, जैसे ये स्लीपर है और ये स्लीपर है, तो इसके बीच में एक ऐसा रोलर जैसा रहता है और एक निकला हुआ ऐसा पार्ट रहता है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है। जब टब गाड़ी इसमें से गुजरता है तो एक तरह से ये दब के पार हो जाता है ना, और फिर जब सामने से टब गाड़ी कभी गलती से आता है तो उसमें टकरा के रुक जाता है, वहीं पे गाड़ी पलट जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कैच। क्या बोलते हो, अगर इंडलेस रॉप कॉलेज है, ठीक है, तो इंडलेस रॉप कॉलेज में ऑटोमेटिक कैच, ऑटोमेटिक कैच लगाते हैं। ऑटोमेटिक कैच का एक और नाम है मंकी कैच। क्या नाम है, मंकी कैच, बंदर पकड़, ठीक है, मंकी कैच भी इसको बोलते हैं, बंदर का पकड़ भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक कैच इंग्लिश क्रॉप कॉलेज के केस में, और डायरेक्ट क्रॉप कॉलेज के केस में ड्रैग या बैक स्टे लगाया जाता है। यहां तक अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। चले आते हैं सिग्नलिंग अरेंजमेंट की। अगर मैं बात करूं कि सिग्नलिंग अरेंजमेंट में कितना वोल्टेज रहता है, तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट में बेसिकली इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट रखा जाता है, यानी कि 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं, 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं उपयोग कर सकते हो आप, 30 वोल्ट या 30 वोल्ट से कम उपयोग कर सकते हो, उससे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एक पॉइंट। ये सब पॉइंट को नोट करते जाना बाबू, एग्जाम में बहुत मस्त तरीके से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आता है जैज रेल वाला। जैज रेल वाला क्या हिसाब किताब में समझा देता हूँ मैं, रुक जाओ। जैज रेल, जैज रेल है क्या, देखो ये है जैज रेल। क्या होता है, जब कभी भी आपका गोलाई वगैरह होता है ना, जैसे टर्निंग वगैरह होता है, तो उस केस में क्या है, अगर स्पीड में गाड़ी आ रहा है और सामने कोई मिल गया है या कोई वर्किंग प्लेस में जा रहा है तो टकराएगा और आदमी को दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैज रेल बना देते हैं, और इस जैज रेल का एक लिमिट होता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, यानी कि इससे ज्यादा अगर स्पीड होता है, एक्सेसिव स्पीड में अगर डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज या इंग्लिश ड्रॉप हॉलेज चलता है, तो उस केस में गाड़ी यहीं पलट जाएगा, डी रेल हो जाएगा, डी रेल हो जाएगा, गाड़ी यहीं पलट जाएगा, जिसके कारण गाड़ी इधर ही पलट जाएगा, आगे नहीं जाएगा, और आगे दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैज रेल हम लोग लगाते हैं एक्सेसिव स्पीड को रोकने के लिए, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रनवे। फॉरवर्ड मतलब सामने की ओर आ रहा अगर कोई गाड़ी है, कोई टब है, उसको रोकने के लिए हम लोग जैज रेल लगाते हैं, जो इस टाइप से होते हैं। इसका जो लिमिट होता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से ज्यादा जाने पे ये डिरेल होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट और है जो आपको मैं समझा देता हूं। देखिए ऐसा है कि जहां जहां टब डिरेल होता है, जनरली 250 मीटर पे, 250 मीटर पे टब री रेलर रखा जाता है। टब को वापस से पटरी में रखने के लिए टब री रेलर, टब री रेलर। ऐसे पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं उसको लिख लो बाबू, लिख लो। और कोई अगर एमएमआर का नोट्स बनाया है तो प्लीज मुझे मैसेज करो कि सर आपका नोट्स एग्जाम देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैं कोई नोट्स कोई किताब सामने रखता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए तो मेरा बस आदत है नहीं, लेकिन अगर आप बनाए हो तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करो कि मैं एमएमआर का नोट्स बनाया हूं मैं, ठीक है। आपके लिए मैं जो जितना कुछ कर पाऊंगा करूंगा, जरूर करूंगा। अगर एमएमआर का नोट्स मेरे वीडियोस को देख के अगर आप बनाए हो, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 जितना भी बनाया हो, आप मुझे मैसेज करो पर्सनली कि सर मैं एमएमआर का नोट्स बनाया हूं आपके वीडियोस को देख के। तो उसके लिए मैं जो कर पाऊंगा, मैं जितना हो सकता मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा आपके लिए, ठीक है, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। चलिए तो जैज रेल का बेसिकली मैंने क्या बताया, जैज रेल आपका जो एक्सेसिव स्पीड में आता है फॉरवर्ड रनवे को रोकता है, ठीक है। टब रिरेलर का मैंने बताया कि 250 मीटर पे टब रिरेलर रखे जाते हैं, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया। सिग्नलिंग व्यवस्था में कितना
वोल्टेज चाहिए तो 30 वोल्ट से कम होना चाहिए, 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ऐसा है कि जो बेल हम लोग देते हैं, जो बेल देते हैं हॉलिज सिस्टम में सिंपल है 1 2 3 4। अगर आप हॉलिज सिस्टम चला रहे हो तो जो बेल देते हो 1 2 3 4 देते हो। 1 का मतलब होता है रोको यानी स्टॉप, ठीक है। 2 का मतलब होता है लोअरिंग, 2 का मतलब होता है लोअरिंग यानी नीचे करो। अब देखो 2 घंटे का मतलब होता है लोअरिंग करो यानी नीचे करो। आप कहीं भी चले जाओ, शाफ्ट में चले जाओ, शाफ्ट सिंकिंग में चले जाओ, 2 घंटे का मतलब सब जगह एक ही होता है, नीचे करो। 3 घंटे का मतलब होता है ऑन करो, पावर ऑन करो, है ना, पावर ऑन करो, पावर ऑन करो। 3 घंटे का मतलब होता है चालू करो, ठीक है। और 4 घंटे का मतलब होता है राइजिंग करो, धीरे धीरे राइजिंग करो, चाहे जोर जोर से राइजिंग करो, जो भी करना है। ये 4 घंटे का मतलब है राइजिंग करो। तो जो आपका हॉलिज सिस्टम में कोड ऑफ सिग्नल है, हॉलिज सिस्टम में जो कोड ऑफ सिग्नल है दैट इज एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है 1 2 3 4 स्टॉप, लोअरिंग, 1 पावर और राइजिंग, ऑन पावर और राइजिंग। इसको रैप्स भी कहते हैं कि एक रैप्स का क्या मतलब है, 1 रैप्स का मतलब 1 घंटी का, 2 रैप्स का क्या मतलब है, 2 घंटी का क्या मतलब है। तो रैप्स बोले, बेल बोले, कोड ऑफ सिग्नल बोले, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही चीज है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। हॉलिज का एकदम सिंपल सीधा हिसाब है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। चलिए अब कुछ और बातें जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, एक मिनट, ये 2 बार पीडीएफ खुल गया है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, तो हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, वो पॉइंट मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। समझिएगा, हमने कहा था स्टॉप ब्लॉक से रनवे स्विच, रन अवे स्विच, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये हो जाता है सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर, ये हो जाता है इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट बताया आपको। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था, क्या बताया था यार, मैं भूल गया क्या बताया था मैं। ये दोनों को हम इंटर कपल करके रखते हो, जैसे कि मैंने कहा इंटर कपल करके रखते हो। और इसके लिए किसका परमिशन का जरूरत पड़ता है, आरआई साहब के परमिशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब क्या था, इसके बाद हमने बताया था ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं या बैक स्टे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैक स्टे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये डायरेक्ट ड्रॉप हॉलिज में इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलिज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग कैचेस को रोकने के लिए, असेंडिंग कैचेस को रोकने के लिए, ठीक है। DING, असेंडिंग टब्स को रोकने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यही वाला अगर इंडलेस रॉप हॉलिज होता, इंडलेस रॉप हॉलिज होता, अगर यही वाला इंडलेस रॉप हॉलिज होता, तो इस केस में हम लोग डिसेंडिंग टब को रोकने के लिए क्या करते, मंकी कैच लगाते। क्या लगाते, मंकी कैच, जो कि मैंने आपको बताया। इसी को हम लोग ऑटोमेटिक कैच भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक कैच भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद हमने एक और पॉइंट बताया था आपको, टब रीरेलर। हमने कहा था कि जो टब रीरेलर रहेंगे, टब रीरेलर रहेंगे, ये लगभग आपके 250 मीटर पे रहेंगे, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन 250 मीटर पे आपका होना चाहिए ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, याद रखिएगा हॉलेज में जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, 2 तार होते हैं जिसको आपस में सटाते हैं तो घंटी बजता है। तो जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है वो 30 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 30 मीटर से ज्यादा दूरी पे आप सिग्नलिंग सिस्टम को नहीं रखते हैं। बेसिकली 30 मीटर से अधिक लंबाई वाले जो भी रास्ते होता है उसमें हमको सिग्नलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, और हर 30-30 मीटर पे हम लोग लगाते हैं। 30 मीटर से जब ज्यादा हो जाता है तब लगाते हैं, और हर 30-30 मीटर पे हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम लगाते हैं। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। बाकी रैप्स तो मैंने आपको बता ही दिया लिख के। इसके बाद हम आपको ये बता रहे थे, मान के चलिए ऐसा है कि हॉलेज रास्ता लंबा होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, और जब वो 600 मीटर क्रॉस कर गया ना, 600 मीटर से ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमारे लिए एक नियम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है कि हमको टेलीफोनिक कनेक्शन, टेलीफोनिक कनेक्शन, या तो हम 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम, या तो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाते हैं।
टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कहीं कहीं के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है, एक जगह तो कहीं कहीं तो सिंपल है कि टेलीफोन लगा दो भैया, दिमाग मत लगा। और एक होता है कि कहीं कहीं पे एलईडी टाइप का होता है, उसमें मैसेज टाइप करने वाला रहता है, कंप्यूटर से टाइप करते हैं वैसे कहीं कहीं होता है, वहां जाइए मैसेज टाइप कर दीजिए तो सामने वाला बंदा आपको फिर देखेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। वैसा ही टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है जब हॉलेज रास्ता 600 मीटर क्रॉस कर जाए तब। जब कभी भी हॉलेज रास्ता 600 मीटर क्रॉस कर जाए तो उस केस में हमको टेलीफोनिक कनेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, सिग्नलिंग सिस्टम में एक और पॉइंट मेरा रह गया है कि 30 वोल्ट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो सिग्नलिंग सिस्टम पर। 30 वोल्ट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, और जो भी करते हो आप बिजली का इस्तेमाल वो इंट्रिंसिकली सेफ होता है, इंट्रिंसिकली सेफ होता है। ये सब पॉइंट आप लिखते जाओगे ना तो बहुत जबरदस्त पॉइंट आपके पास रहेंगे, ताकि जब एग्जाम दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक होता है मेन होल। क्या होता है? मेन होल मतलब आदमी को घुसने के लिए एक जगह होता है, उसी को बोलते हैं मेन होल। अब ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट वाला है ऐसे, सेकेंड देखिए दिखा देता हूँ आपको मैं। क्लास तो बाबू मैं पहले ही डाल दिया, तो मेरे को तो बोलना मत कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं पहले ही डाल के रख दिया हूँ। ठीक है, खाली थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है जो EMMR वगैरह बचा है। देखो मेन होल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, मान के चलिए कॉलेज रास्ता है, कॉलेज रास्ता में हम क्या करते हैं, साइड में एक जगह बनाते हैं और जिसमें ऐसे कमरा जैसा, रूम जैसा अंदर में दीवार को काट के बना देते हैं। ठीक है, इसका एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक हाइट होता है। तो अगर मैं हाइट की बात करूं मेन होल, मेनवे का, ठीक है मेनवे कह रहा हूँ, सॉरी मेन होल का, सबसे पहले तो ये समझिए एक चीज कि मान के चलिए कि ऐसा है कि एक जगह पे ज्यादा ढलान है, ठीक है, और वहां पे एक आदमी खड़ा है, अचानक से टब इधर उधर पलट रहा है, तो वो आदमी ज्यादा ढलान में ज्यादा देर तेजी से तो दौड़ नहीं पाएगा, ज्यादा तेजी से दौड़ नहीं पाएगा, ज्यादा दूरी जा नहीं पाएगा। लेकिन यही वाला एक थोड़ा सा समतल है, पूरा ढलान नहीं है, हल्का समतल है, यहाँ पे आदमी ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा और ज्यादा दूर तक कवर कर पाएगा, जा पाएगा। तो जहां पे ढलान ज्यादा है वहां पे हमको कम दूरी पे ही रखना पड़ेगा ना मेन होल, ताकि फट से घुस जाए इधर दौड़ के, फट से घुस जाए इधर दौड़ के। लेकिन अगर जहां पे ढलान है, जहां पे थोड़ा कम ग्रेडियंट है, वहां पे हम थोड़ा दूरी दूरी पे रख सकते हैं मेन होल, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मेन होल हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको बोला गया है। 1/6, 1/6 से ज्यादा ढलान, 1/6 से ज्यादा ग्रेडियंट, ज्यादा ग्रेडियंट मतलब 1/6 से ज्यादा ग्रेडियंट क्या हो सकता है, जैसे 1/5, जैसे 1/4, जैसे 1/3, जैसे 1/2। ठीक है, ये सब ज्यादा ग्रेडियंट है, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होता है ये सब। ठीक है, और कम ग्रेडियंट मतलब ज्यादा ढलान होते जाएगा, 1/5 में जाओगे तो और ढलान, 1/4 में जाओगे तो और ढलान। ठीक है, लेकिन 1/6 से कम ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे 1/7, जैसे 1/8, जैसे 1/9, जैसे 1/10। तो ये सब आपका ज्यादा मतलब नॉर्मल कम ग्रेडियंट होते जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, आपसे एक पॉइंट बोला है, उसको समझने वाली बात है। ठीक है, आपसे एक पॉइंट क्या बोला है, आपसे बोला है कि जो मेन होल होता है अगर 1/6 से ज्यादा ग्रेडियंट है, प्लस ग्रेडियंट है, ठीक है, अगर 1/6 से प्लस ग्रेडियंट है, ज्यादा ग्रेडियंट है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कम हो जाएगा, यानी 10 मीटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर पे हमको मेन होल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यही वाला 1/6 से कम ग्रेडियंट है, कम ग्रेडियंट है, तो क्या करना पड़ेगा, हम 20 मीटर पे मेन होल रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, 20 मीटर पे मेन होल रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद मेन होल का, ठीक है, मेन होल का साइज कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम हाइट की बात करें तो हाइट होता है 1.8 मीटर। ठीक है, मतलब एक आदमी की हाइट के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा, 6 फीट के आसपास का होता है 1.8 मीटर। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि इसका डेप्थ बताओ, हाइट इंटू डेप्थ बताओ, चलो छोड़ा हटाओ, हाइट इंटू डेप्थ बताओ, तो डेप्थ होता है 1.2 मीटर, इससे ज्यादा गहरा होगा, इससे कम गहरा नहीं होगा। और अगर बोलेंगे विड्थ बताओ, तो विड्थ का एक रेंज होता है, या तो 0.75 से लेकर के 1 मीटर तक हम रख सकते हैं, दोनों इसके बीच में कुछ भी रख सकते हैं, 0.8, 0.9, 0.7 कुछ भी रख सकते हैं। और अगर गैलरी का हाइट कम है तो जो गैलरी का हाइट होगा, अगर मान के चलिए गैलरी का हाइट कम है, ठीक है, गैलरी का हाइट मान के चलिए 1.7 मीटर, तो जो हमारा हाइट होगा मेन होल का वो 1.7 मीटर होगा। तो मतलब जो गैलरी का हाइट है उतना रखेंगे कम से कम, या तो हाइट 1.8 मीटर रहना चाहिए, दोनों में से जो ज्यादा होगा, बेसिकली दोनों में से मतलब गैलरी की हाइट अगर कम हो गया तो गैलरी हाइट के बराबर हमको रखना पड़ेगा, गैलरी हाइट से हम ज्यादा नहीं कर सकते मेन होल का साइज।
ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम मेन होल है इसके आसपास में हम व्हाइट वॉशिंग करा के रखेंगे। मेन होल के आसपास में 30 सेंटीमीटर आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करा के रखेंगे। व्हाइट वॉशिंग हम लोग 30 सेंटीमीटर के आगे पीछे सब जगह पे हम करवा के रखते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक, ये आपका रेगुलेशन नंबर 95 का। 95 में कुछ और पॉइंट भी बच गए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, समझ जाइएगा आप। मान के चलिए एक रेल का पटरी है, ठीक है, तो माइन के अंदर में 60 सेंटीमीटर जी बिल्कुल सही, यानी 0.6 मीटर दो रेल के, मतलब दो रेल नहीं, एक रेल का पेयर है, उसके बीच में आपस में जो दूरी होता है ना वो 60 सेंटीमीटर होता है। इसको बोलते हैं रेल गेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको रेल गेज बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछेगा रेल गेज कितने होते हैं आपके माइनिंग में, तो 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि बगल में कोई एक पटरी और है, बगल में एक पटरी और है, ठीक है, तो बोलेगा दो पटरी के आपस में यानी दो ट्रैक का दूरी कितना होता है, तो दो ट्रैक के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। दो ट्रैक के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। अगर यही वाला साइड में दीवार होता यानी पिलर होता और आपसे पूछता कि बताओ पिलर से ट्रैक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो पिलर से ट्रैक के बीच की दूरी भी 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, पिलर से ट्रैक के बीच की दूरी भी 1 मीटर होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आपसे कभी पूछ देता है कि मान के चलिए बेल्ट कन्वेयर है, मान के चलिए बेल्ट कन्वेयर है, तो एक बेल्ट कन्वेयर से दूसरा बेल्ट कन्वेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, 1 मीटर हो जाएगा। दो बेल्ट कन्वेयर के बीच की दूरी, अगर पिलर है साइड में या वाल है उससे अगर बेल्ट कन्वेयर की दूरी पूछेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। यहां पर भी वही सब चीजें लागू होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया एक तब मतलब एक ट्रैक है, ठीक है, इस ट्रैक के बगल में कोई सामान रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, तो इस ट्रैक से कम कितना दूरी पे वो सामान होना चाहिए, तो 1.2 मीटर हमारा क्लियरेंस होना चाहिए, सामान आसपास में नहीं रहना चाहिए। 1.2 मीटर कम से कम आजू बाजू में जो हमारा रेल का पटरी है उसके दूर में सामान नहीं होना चाहिए, ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, और जहां कहीं भी काम चलता है या खतरा वतरा का टेंशन होता है वहां पे हम क्या करते हैं, बफर लगा देते हैं, बफर डाल देते हैं बीच में। अब ये बफर क्या होता है तो मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए, रेल के पटरी के बीच में ऐसा करके दीवार, मतलब जो आपका रूफ है, रूफ से लेकर के पटरी के बीच में दोनों स्लीपर के बीच में हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिली पार्ट घुसा देते हैं, स्लीपर आयरन स्लीपर, लकड़ी का स्लीपर कुछ घुसा देते हैं, ताकि गलती से अगर टब गाड़ी पीछे आ गया तो आके यहाँ रुक जाएगा। इसको बोलते हैं बफर। अगर आगे सामने कोई आदमी काम कर रहा है या रेल का पटरी इंड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बफर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बफर लगा देते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक आपका अगर क्लियर हो गया तो बहुत 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 अच्छी बात है कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया तो आपका रेगुलेशन नंबर 95 पूरी तरह से समाप्त होता है। रेगुलेशन नंबर 95 जो कि आपका हॉलेज रास्ता था, हॉलेज रोडवेज, इसमें इतने सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको समझाया। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 96। रीडिंग आप खुद डाल लीजिएगा बुक का। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 96 में ज्यादा पॉइंट है नहीं एक्चुअली। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि मान के चलिए एक रास्ता है वो फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट है तब तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाओ आओ। तो कहा गया है कि जब कभी भी कोई रास्ता होगा, कोई गैलरी होगा, फ्लैट हो इंक्लाइन हो कुछ भी हो, तो इसका जो हाइट होगा, मिनिमम हाइट, वो 1.8 मीटर होना चाहिए, मिनिमम हाइट। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। यहाँ पे विड्थ तो दिया हुआ नहीं है लेकिन विड्थ तो मिनिमम 1.5 मीटर होना चाहिए विड्थ। ठीक है, अगर मैं बाईपास की बात करूं जो कि मैं प्रीवियस रेगुलेशन में बताया था, तो उसमें जो हाइट होता है वो 1.8 मीटर होता है, लेकिन जो विड्थ होता है वो 1.2 मीटर कम से कम रह सकता है, इतना मिनिमम रह सकता है। ठीक है, बाईपास के केस में 1.2 मीटर विड्थ हो सकता है, लेकिन अगर गैलरी की बात करूं, रास्ता की बात करूं, तो 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर मान के चलिए यही रास्ता है, थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल खींचेंगे, हॉरिजेंटल से हम इस एंगल को नापेंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री से प्लस है, अगर ये एंगल 30 डिग्री से प्लस है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस रास्ते पे सीढ़ी बनाना पड़ेगा, हमको इस रास्ते पे ऐसे करते हुए सीढ़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीढ़ी बना देंगे तो आदमी आराम से आएगा जाएगा, फिसलेगा नहीं। तो अगर 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइन होता है,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स यानी कि सीढ़ी या कि लेडर या स्टेप्स वगैरह ऐसा कुछ भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मान के चलिए यही वाला अगर ज्यादा इंक्लाइन हो जाता, अगर 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता, ठीक है, मैं नीचे बना देता हूँ फ्रेश फ्रेश। अगर मान के चलिए ऐसा था कि जो इंक्लाइनेशन है वो ज्यादा हो जाता, वो 45 डिग्री हो जाता, ठीक है, ये अगर मान के चलिए 45 डिग्री से प्लस हो जाता, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में जो हमारा सीढ़ी है वो तो लगता ही, साथ ही साथ साइड में एक हैंडरेल रहता है। हैंडरेल मतलब जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो साइड साइड में पकड़ते हो ना, हाथ में पकड़ पकड़ के हैंडरेल होता है, बगल में एक सपोर्ट जैसा, उसको पकड़ के चढ़ते हो, तो ऐसा हैंडरेल लगाया जाता है। यानी कि 45 डिग्री से जब प्लस हो जाता है तो आपका स्टेप्स तो रहेगा ही, साथ में आपको हैंडरेल्स भी लगाए जाएंगे। हैंडरेल्स कभी भी लोहे के तार के नहीं बनाए जाते हैं, मेटल के हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्मूथ होने चाहिए, उसमें खरखस सरफेस यानी रब्ड सरफेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको हाथ लगा लगा के आदमी चढ़ता है, अगर कभी गलती से कुछ नुकीला निकला रहेगा तो हाथ में चुभ जाएगा आदमी का। तो ठीक, तो 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो उस केस में हैंडल वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए यही वाला इसको काट के यहाँ लिख दो, 60 डिग्री प्लस हो जाता तो क्या करते, तो अगर ये 60 डिग्री प्लस हो जाता तो हम क्या करते, समझा देते, चलो नया फ्रेज बना देते हैं। अगर मान के चलिए कि ये 60 डिग्री प्लस हो जाता, अगर इंक्लाइनेशन वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री प्लस हो जाता, तो उस केस में क्या करते आप, तो 60 डिग्री प्लस हो जाता तो आप सीढ़ी तो बना ही रहे हो, ठीक है, सीढ़ी बनाओ बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ी बनाने के बाद हर 10 मीटर पे एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पे आदमी बैठ सकता हो। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो, 4 तल्ला बिल्डिंग है आपका, तो आप जब सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या सीढ़ी चढ़े, ठीक है, एक सेकंड, सीढ़ी चढ़े 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 चढ़े, उसके बाद एक ऐसा टाइम होता है जब बड़ा सा सीढ़ी रहता है जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, फिर हम सीढ़ी चढ़े चढ़े चढ़े, तो इस प्लेटफॉर्म में आदमी रुक सकता है, बैठ सकता है, सांस ले सकता है, आराम कर सकता है। इसी तरह से जब कभी 60 डिग्री से ज्यादा हो जाता है कोई भी रास्ता, कोई भी इंक्लाइन, कोई भी मैनवे वगैरह कुछ भी, अगर 60 डिग्री ज्यादा इंक्लाइन है तो हर हम क्या करते हैं, हर 10-10 मीटर पे हमको एक प्लेटफॉर्म लगाना पड़ता है, हर 10 मीटर पे एक प्लेटफॉर्म लगाया, फिर सीढ़ी बनाया, फिर प्लेटफॉर्म लगाया, फिर सीढ़ी बनाया, फिर प्लेटफॉर्म लगाया, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि 80 डिग्री से ज्यादा हम कोई रास्ता नहीं रखेंगे, 80 डिग्री से ज्यादा कोई भी रास्ता हम नहीं रख सकते, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो मैनवे हो, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, कोई इंक्लाइन हो, कुछ भी हो, हम 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रख सकते इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन वाले जितने भी पॉइंट थे वो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। कभी कभी हम क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर ब्रिज बनाते हैं, जैसे मान के चलिए कि कन्वेयर बेल्ट है नीचे में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में ऐसा मान के चलिए कन्वेयर बेल्ट है, तो हम ऐसा करके एक पुल जैसा बना देते हैं कि एक तरफ से चढ़ेगा और नीचे दूसरी तरफ से उतर जाएगा। इसी तरह से ये हो गया हमारा क्रॉस, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस ओवर ब्रिज हो गया। ठीक है, क्यों, हम ऊपर से जा रहे हैं, हम कहां से जा रहे हैं उससे मैटर करता है। ठीक है, हम ऊपर से जा रहे हैं, अगर मान के चलिए ऊपर से कोई कन्वेयर बेल्ट गया है तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से ऐसे, गैलरी गया है तो नीचे से ऐसे रास्ता बना देंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस अंडर, क्रॉस अंडर। तो ऐसे कुछ भी अचानक से आ जाता है तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, सीआई के आदेशानुसार हम बनाते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 96 में यही सब है, रेगुलेशन नंबर 97 में आते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में जो पॉइंट है ना वो काफी कम कम पॉइंट है, तो एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो रेगुलेशन नंबर 97 है इसमें दिया हुआ है टब एंड देयर अरेंजमेंट, टब और देयर अरेंजमेंट एंड मूवमेंट। ठीक है, टब एंड देयर मूवमेंट लिखा हुआ है उसमें, अरेंजमेंट नहीं। तो देखो टब जो है वो हम क्या करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एमएमआर और इसको पढ़ पढ़ के एक एक लाइन को समझते हैं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट को पढ़ते हैं, मेन मेन पॉइंट को मैंने क्या अंडरलाइन करके रख दिया है, बाकी पॉइंट आपके रीडिंग डालोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। ट्रेवलिंग रास्ता का मैंने पूरा क्लियर करा दिया। हाँ, टब एंड देयर मूवमेंट कह सकते हैं ये। चलिए पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं, सिंपल सिंपल भाषा में लिखा हुआ, कोई बड़ा चीज नहीं है। टब और उसका संचालन, प्रत्येक टब के प्रत्येक कपलिंग, कपलिंग का जो इंड होता है, कपलिंग इंड मतलब जैसे एक टब है और एक दूसरा टब है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में ऐसा ऐसा कुछ रहता है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कपलिंग एंड बोलते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं जनरली, ठीक है, इसको हम लोग जनरली जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन आता है, ठीक है, कड़ी कड़ी वाला चेन आता है, उस कड़ी कड़ी वाला चेन को हम लोग इससे फंसाते हैं, फिर इसी तरह दूसरा टब को हम फंसाते हैं, फिर इसी तरह तीसरा टब को फंसाते हैं। उसके बाद हम लोग या तो लोकोमोटिव से या तो डायरेक्ट प्रोपोलर से या जो भी चीज हो उससे हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब टब को हम कपलिंग कर रहे होते हैं तो इसके केस में हम क्या करते हैं, दोनों टब के बीच में अगर हम कपलिंग कर रहे हैं और खड़ा है तो हम बफर घुसा देंगे। बफर घुसा देंगे, बफर क्यों घुसा देंगे, ताकि दोनों टब आपस में टकराए नहीं, ठीक है। ऐसा बफर जो होता है, मान के चलिए यहाँ हमारा एक टब है और एक टब हमारा यहाँ है और दोनों के बीच का कपलिंग है, इन दोनों को कपलिंग कर रहे तो हम बीच में ऐसा बफर डाल देंगे ताकि कपलिंग वपलिंग करते टाइम वैसे दोनों आपस में टकरा ना जाए, आदमी अगर बीच में है तो उसको कोई चोट ना लगे, दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हम लोग इसमें बफर लगा देते हैं जब टब कपलिंग डिकपलिंग वगैरह करते हैं उस केस में, ठीक है, ठीक है ना। अब बोला गया है कि दोनों के बीच में गैप कितना से कम नहीं होगा। तो दोनों जब एक दूसरे से सट के खड़े हैं तो उनके बीच में 20 सेंटीमीटर से कम गैप नहीं होगा। 20 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि टब को कपल करने के लिए हमको उतना गैप रखना पड़ता है। तो कपलिंग एंड अगर पूछा जाएगा कि बताए भाई कपलिंग एंड में जो हम लोग एक दूसरे से जब कपलिंग कर रहे होते हैं तो दो टब के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम गैप हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि उतना तो आदमी खड़ा रहेगा ना भाई, ठीक है। चलिए अभी है टिपिंग, हालांकि आदमी का जरूरत ही पड़ता है, आदमी नहीं खड़ा होता बीच में, हमको हाथ ही डालना पड़ता है बस, ठीक है। इसके बाद होता है टिपिंग टब। टिपिंग टब क्या होता है समझाते हैं आपको। जैसे टब है, ठीक है, टब है, इस टब को अगर हमको पलटना है, कहीं पे पलटना है तो उस केस में हम लोग टिपिंग टब का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे पूरा पूरी एक जो टब है उसको लॉक करके हम पलट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेफ्टी केज बचा हुआ लगा हुआ रहता है। जो केज होता है ना, केज में नीचे रेल के पटरी जाते हैं और उसको लॉक करने का ऑप्शन रहता है, ऐसा करके लॉक करने का रहता है, उसमें गिरा देंगे तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसा समझ नहीं पा रहे तो ऐसा समझिए कि निकलाइन रास्ता है, वहां पे आप अपना कार खड़ा किए, ठीक है, वहां पे आप अपना कार खड़ा किए तो कार में आप क्या करते हो, चक्का के पीछे ना एक ईंट लगा देते हो या एक पत्थर लगा देते हो ताकि चलती से गलती से गाड़ी ढलक ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है जो केज होता है ना, या कहीं पर भी अगर आप गाड़ी खड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पे अगर आपको डर है तो आप क्या करते हो, वहां पे सेफ्टी केज लगाते हैं जिसको कुत्ता बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें रेल का पटरी लगा रहता है जिसमें आप टब गाड़ी खड़ा करते हो और साइड साइड में ऐसे ही पत्थर मतलब लॉक करने वाला हुक जैसा रहता है बेसिकली लोहा का, उसको फंसा देते हो तो वो गाड़ी वहीं के वहीं फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सेफ्टी केज बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया है कि जो बफर है, ड्रॉबैक है, कपलिंग चेन है, कम से कम एक बार देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ सिंपल साधारण शब्दों। अगर आपसे पूछेगा ना कि हॉलेज के जो सेफ्टी डिवाइस है, हॉलेज के जो सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, इसका जांच कितने दिन में किया जाता है। तो अब इसमें जितने भी चीज आप जानते हो, जैसे आप बोलते हो ड्रॉ बार, आप बोलते हो बैक स्टेक, आप बोलते हो मंकी कैच, ठीक है, आप बोलते हो जैज रेल, आप बोलते हो स्टॉप ब्लॉक, आप बोलते हो बफर, ये जितनी भी चीजें आप जानते हो इनका जांच 7 दिन में एक बार किया जाता है। 7 दिन में एक बार किया जाता है। कौन करता है, कंपिटेंट पर्सन। कौन करता है, कंपिटेंट पर्सन 7 दिन में एक बार जांच करता है जितने भी हॉलेज के सेफ्टी डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेफ्टी डिवाइस में कोई भी नाम पूछ दे, ड्रॉबैक का, ड्रॉ बार का जांच कितने दिन में होता है, ब्लैक स्टे का जांच कितने दिन में होता है, मंकी कैच का जांच कितने दिन में होता है, जैजल का जांच कितने दिन में होता है, स्टॉप ब्लॉक का जांच कितने दिन में होता है ना, कुछ भी पूछे भैया 7 दिन 7 दिन 7 दिन कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझिएगा, मान के चलिए ऐसा है कि हम टब को अलग अलग कर दिए और अलग अलग करके आदमी इसको ढोंस रहा है मतलब धकेल रहा है, ठीक है, आदमी धकेल रहा है। तो दो टब के बीच की दूरी अगर 10 मीटर से कम है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों एक साथ चल रहा है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक दूसरे के जस्ट पीछे है, इन सक्सेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो, इन सक्सेशन, मतलब एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे है, ठीक है। तो 10 मीटर से कम है तो हम एक दूसरे को जस्ट आगे पीछे हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। चलिए अभी एक और चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा है, 1/20 अगर ग्रेडियंट है, ठीक, तो 1/20 से अगर अधिक ग्रेडियंट हो जाता है तो जब कभी भी टब गाड़ी चल रहा हो उसके सामने कोई भी नहीं आएगा क्योंकि अचानक से कब स्पीड पकड़ लेगा, आदमी को ठोक देगा,
अनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं पता, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी कभी 1/20 से ज्यादा ग्रेडियंट हो जाता है, पहला काम तो ये करते हैं कि भाई चलती ठेले के आगे कोई नहीं आएगा, और दूसरा काम ये करते हैं कि जो ठेला है, जो टब है, इसको हम ऐसे नहीं ढो सकते, इसको या तो तार से बांध के रखेंगे, वायर से बांध के रखेंगे, वायर रॉप से, कॉलेज रॉप से, या तो इसमें हम चेन लगा के रखेंगे, ठीक है। हम कुछ ना कुछ इसको कंट्रोल रखेंगे ताकि हम इसको बाद में कंट्रोल कर सके। अगर ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा तो इसको कंट्रोल कर सके, अगर 1/20 ज्यादा होता है तो ये नियम लागू होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना, ठीक है। स्प्रैग वगैरह रखते हैं, टायर मतलब जो आपका टब गाड़ी का चक्का होता है उसमें हम लोग लकड़ी का गुटका जैसा होता है उसको लगा देते हैं, टब गाड़ी आगे पीछे नहीं हिलता, ठीक है। इंडलेस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, इंडलेस वाले केस में तो कहीं इंड ही नहीं होता है ना, टब गाड़ी आपस में जुड़ा ही रहता है पूरा, तो इसीलिए हम लोग इंडलेस के केस में ऐसा केस लागू नहीं होता, ठीक है। चलो, आपका रेगुलेशन नंबर 97 पूरी तरह से समाप्त होता है, बात है रेगुलेशन नंबर 98 पे। 98 है प्रोटेक्शन एट लोडिंग सूट। जब आप सूट को लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, तो उस केस में आपको कुछ प्रोटेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या होता है। बेसिकली हम लोग जब सूट को लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो उस केस में हर सूट में जो कॉलम ऑफ मटेरियल होता है उसके लिए अलग से गेट लगाया जाता है। मतलब सूट में बेसिकली क्या होता है, सूट में जब हम डालते हैं तो उसके सूट को हमको ऊंचा करके रखना पड़ता है, जो हमारा सरफेस है, सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा करके रखना पड़ता है ताकि गलती से कोई आदमी उसमें गिर ना जाए, ठीक है। कुआं जैसा होता है ये, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 99 पे। रेगुलेशन नंबर 99, ओके। चलिए, अब यहाँ पे दो चार बातें हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जो आपके काम का चीज है, ठीक है। आज खत्म हो पाएगा तब तो देखते हैं यार, मन तो बहुत था कि आज ये चैप्टर पूरा निपटा दो, आपका एग्जाम भी आपका सामने। रोडवे कन्वेयर, सॉरी 99 था यार, मैं तो एक बार कर दिया। हॉलेज इंजन एंड रोप्स। देखो ऐसा है कि जो आपका रस्सा होता है, वाइंडिंग का जो रस्सा होता है, उस रस्सा को हम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब रस्सा टूट जाता है ना, तो इसका एक एक छोर निकाल के हम दोनों रस्सा को आपस में कनेक्ट करके जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं रॉप स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रॉप स्प्लाइसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रॉप स्प्लाइसिंग हम डायरेक्ट रॉप पॉलिश के केस में नहीं कर सकते हैं, बाकी इंडलेस में कर देंगे, ग्रेविटी में कर देंगे, मैग्नेटियल में कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट रॉप पॉलिश के केस में हम लोग रॉप स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते, और वाइंडिंग में तो करते ही नहीं, वाइंडिंग तो कल मैं बता ही दिया हूँ, वाइंडिंग में नहीं करते, ठीक है। तो जब कभी भी हम रॉप स्प्लाइसिंग करेंगे, डायरेक्ट रॉप पॉलिश में नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम रॉप कैपलिंग कर रहे हैं, रॉप कैपिंग का मतलब क्या होता है, रॉप को खोल के रस्सा को जोड़ना होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 6 महीना में एक बार रस्सा का रॉप कैपिंग, रिकैपिंग करते हैं, 6 महीना में एक बार। वाइंडिंग के केस में भी लिखा हुआ है सेम डाटा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वाइंडिंग हॉलेज इंजन होता है, वाइंड हॉलेज जो इंजन होता है, उसमें हम लोग एक इफेक्टिव ब्रेक लगा होना चाहिए हमेशा, और वो हमेशा ऑन पोजीशन में होना चाहिए, हमेशा चालू कंडीशन में होना चाहिए, एक ब्रेक कम से कम, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बाकी जब भी रिकैपिंग वगैरह करते हैं हम लोग रजिस्टर में लिखते हैं। फिर आता है रोडवे कन्वेयर। रोडवे कन्वेयर क्या होता है, तो जो कन्वेयर होता है उसके बारे में मैंने बताया कि जो कन्वेयर होता है उसको चलने के लिए कम से कम कन्वेयर और एक पिलर के बीच में, तो मैंने बताया कि 1 मीटर का गैप रहता है कम से कम कन्वेयर और पिलर के बीच में, वही सब चीजें लिखी हुई है ना। 30 मीटर से ज्यादा लंबा कन्वेयर बैठ गया है तो हमको सिग्नलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, सेम डाटा है जो हॉलेज वाला है। इसके बाद टेलीफोन वाला भी लिखा होगा इसमें, 600 मीटर पे नहीं लिखा है तो याद रखिएगा। कन्वेयर में भी 600 मीटर जब भी क्रॉस कर जाता है कन्वेयर का लंबाई, तो उस केस में हमको एक टेलीफोन लगाना पड़ता है, जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 101 पे, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 101, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हॉलेज इंजन और ट्रैक आदि की जांच। हॉलेज इंजन जो है या ट्रैक है उसका हम लोग कैसे जांच करते हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, देखना पड़ता है, पोपट तो नहीं हो गया। तो देखो यार 24 घंटा में हम क्या जांच करते हैं, जो कंपिटेंट पर्सन होगा, है ना, वो 24 घंटा में क्या जांच करेगा, 24 घंटा में एक बार कम से कम जितना भी हॉलेज इंजन है, उसका ब्रेक है, उसका चक्का है, उसका रस्सा है, और उससे रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस है उसका जांच करता है 24 घंटे में। ब्रेक, इंजन, मतलब कुल मिलाकर के हॉलेज इंजन का जांच करेगा, सिंपल, दैट्स इट। अगर 7 दिन की बात करें तो 7 दिन में जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, चाहे ग्रेविटी से चल रहे हो, मैकेनिकल से चल रहे हो, वो सबका जांच किया जाता है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस का जांच 7 दिन में किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। उसके बाद उससे रिलेटेड रिपोर्ट लिखेगा, दैट्स इट। रेगुलेशन नंबर 101 खत्म। बहुत छोटा छोटा चीज है यार, बहुत छोटा छोटा चीज है।
अब बोला गया है जो हॉलेज रास्ता है और ट्रेवलिंग रास्ता है, इससे रिलेटेड चीजें क्या लिखी हुई है। बोला गया जो माइन फॉरमैन होगा या अन्य सक्षम व्यक्ति होगा, अन्य सक्षम व्यक्ति जैसे माइनिंग मेट हो गया या किसी को बनाया गया है उस चीज के लिए, तो वो जो आदमी है वो ड्यूटी होगी कि उसका ये ड्यूटी होगा कि कम से कम 7 दिन में एक बार, है ना, एक बार अंदर व बाहर जितने भी ट्रेवलिंग रास्ता है, हॉलेज रास्ता है, अंदर व बाहर हॉलेज व ट्रेवलिंग रास्ते में, जिसमें खान में सब चालू मार्गो मतलब बेसिकली जहां से भी माइन में काम चालू है, जहां जहां जो जो रास्ते से जा सकते हैं उन सभी रास्तों से जाएगा, देखेगा, चेक करेगा और रिपोर्ट लिखेगा, है ना। ये काम होता है आपका माइन फॉरमैन का, या जो अन्य शैक्षिक व्यक्ति होता है उसको, ठीक है। सेकेंड आउटलेट वगैरह सब कुछ देखता है माइंस का, ओके, ये काम होता है इसका। अब आते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में भी कोई खास पॉइंट है नहीं यार। लोकोमोटिव में बस एक खास पॉइंट ये है कि लोकोमोटिव जब भी चलेगा 1/15 से ज्यादा ग्रेडियंट अगर रहता है तो वहां लोकोमोटिव काम नहीं आता है। लोकोमोटिव का ग्रेडियंट जनरली 1/100, 1/115, 1/200 ऐसा करके ग्रेडियंट रखा जाता है, ठीक है। लोकोमोटिव हमेशा फ्लैट जमीन पे चलता है, लगभग फ्लैट जमीन पे। लेकिन जब कभी 1/15 से ज्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा वहां पे लोकोमोटिव कोई काम आने वाला नहीं है, ठीक है। मैनेजर जिसको ऑथराइज देगा वही ड्राइवर लोको चलाएगा। लोको का सेफ्टी डिवाइसेस का सब जांच करेगा, लोको स्टार्ट करने से पहले जांच वांच करना। संटिंग क्या होता है, जब मान के चलिए लोकोमोटिव है चल रहा, आगे आगे 4-5 ठेला है, उसको ढोसते हुए या खींचते हुए चलता है, तो ठेला के साथ साथ जो आदमी चलता है सीटी बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, लोगों को अलर्ट करते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। वो सेंटिंग का काम करता है, सेट ऑफ टॉप के हमेशा आगे रहता है वो सेंटर, ठीक है, ओके। चल अभी आते हैं मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन। मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन, इसमें भी कोई खास पॉइंट नहीं है, 2-4 पॉइंट है। अच्छा खत्म हो जाएगा चैप्टर, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। मूवमेंट ऑफ रेलवे वैगन में क्या है, बोला गया है कि भैया कोई नाबालिग आदमी अभी कभी भी ऐसा रेलवे वैगन का मतलब जो रेलवे का वैगन होता है या रेलवे साइडिंग होता है जहाँ पे माल का लोडिंग अनलोडिंग वाला काम हो रहा हो, कोई भी नाबालिग व्यक्ति ऐसे नहीं मुंह उठा के पहुंच जाएगा, ठीक है। जब भी जाएगा भैया किसी का देख रेख में रहेगा, ठीक है, कभी किसी का देख रेख में रहेगा, ओके। इसके बाद एक और चीज बोला गया है, समझिएगा क्या बोला है, जो मैं आपको बता दिया हूँ, एक आध पॉइंट छूट गया था तो चलिए बता देता हूँ। मान के चलिए ऐसा है कि एक बड़ा सा रास्ता है, इसके बगल में एक पटरी है, ठीक है, पटरी है यानी ट्रैक है। इस ट्रैक में रेलवे वैगन चलता है, रेलवे वैगन मतलब रेलगाड़ी मालगाड़ी चलता है। तो अब बगल में एक रोड भी है, बगल में एक रोड भी है या एक रास्ता भी है जहां से आदमी आना जाना करता है। तो इस केस में जो इसका चौड़ाई होगा कम से कम 5 मीटर होगा, 5 मीटर से कम तो नहीं होना चाहिए। यानी जहां पर आपका रेलवे वाला रास्ता यानी रेल लाइन हो, ठीक है, ट्रम लाइन हो और उसके बगल में आने जाने का ट्रेवलिंग रास्ता हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो चौड़ाई होगा कम से कम 5 मीटर होगा, उससे कम तो नहीं होगा। बाकी यही बोला गया है, दो रेल के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। एक रेल है उसके बगल में कोई सामान पड़ा हुआ है तो 1.2 मीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही सब अटर पटर लिख के भर दिया भैया। तो इसी के साथ आपका रेगुलेशन नंबर 104 समाप्त होता है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा वो सभी के सभी पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया। रेगुलेशन नंबर 105 है फेंसिंग एंड फाटक, फेंसिंग एंड फाटक, ठीक है, फाटक मतलब गेट्स। तो बेसिकली जहां कहीं भी हॉलेज वॉलेज काम में आता है और कोई भी पब्लिक रोडवे को क्रॉस करना होता है, उसको पब्लिक रोडवे को क्रॉस करना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। या किसी का मकान है वहां पे, प्राइवेट मकान है किसी का, ठीक है, तो ये सभी केसेस में कम से कम 15 मीटर पहले, जहां पे 15 मीटर दूर पे हमको क्या करना पड़ता है, जहां पे मकान उसके 15 मीटर पहले पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको फेंसिंग करना पड़ता है या गेट लगाना पड़ता है, मजबूत फेंसिंग करना पड़ता है। कितना मीटर पहले? 15 मीटर पहले, ठीक है। क्या रहता है, तो अगर पब्लिक रोडवे है या किसी का प्रॉपर घर है, कोई बिल्डिंग है, तो उस केस में हमको 15 मीटर पहले फेंसिंग लगाना पड़ता है, ठीक। दैट्स इट, यही है रेगुलेशन नंबर 105। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। जितने भी पॉइंट आप देखोगे मार्क खोल के, आप खुद से जाके पढ़ लेना, एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं है, उससे एक्स्ट्रा ही है। आपका चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है, बस आपको रीडिंग डालना है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा यार, मैं पीडीएफ क्या करूंगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक, जहां तक अभी पढ़ाया हूं, चैप्टर नंबर 10 तक का एमएमआर 1961 का पीडीएफ डाल दूंगा। अब आप बोलोगे सर ये किताब का पीडीएफ तो मेरे पास भी है, इससे फायदा क्या होगा? देखो बताता हूँ फायदा क्या होगा। जब एग्जाम रहता है ना तो आप क्या करो, ऐसा ही चैप्टर, मेरा हर चैप्टर में अंडरलाइन किया हुआ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट, ठीक है। आप क्या करो, आप सिर्फ चैप्टर निकालो,
आपका जो अंडरलाइन पोर्शन है वही पढ़ो। जैसे रेगुलेशन नंबर 95 में जो हॉलेज रोडवे है उसमें क्या लिखा हुआ, जहां हॉलेज के एक या एक से अधिक तरह से काम में आते हैं वहां पे हमको स्टॉप ब्लॉक लगाना है, वन साइड ऑफ टॉप प्लस आपका ये होता है रनवे स्विच के बीच की दूरी 10 मीटर, ये इंटर कबल करके रखा जाएगा, आरआई से परमिशन देगा, असेंडिंग वाला, ऐसे कर करके पढ़ोगे ना तो एक पेज में मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे। पूरा पढ़ोगे ना तो 20, अगर 20 पेज का है या 30 पेज या तो 10 ही पेज का है, मान के चलो एक पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा मात्र, पूरा चैप्टर पढ़ने में। आप बताओ इससे शॉर्ट नोट्स हो सकता है क्या? कुछ कुछ पॉइंट तो मैंने लिख दिया जो एक्स्ट्रा है वो। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।